रात के 12 बज चुके थे। भाई ने आहिस्ता से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आकर मुझे सोती हुई देखकर अंदर से दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। मैं भी सोने का ड्रामा ही कर रही थी। कमरे में हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मेरा भाई आधी रात को मेरे कमरे में किस लिए आया है। मैं बिस्तर पर आंखें बंद किए ऐसी पड़ी थी जैसे गहरी नींद में हो। इसके बाद जो भाई मेरे साथ करने वाला था वो मुझे पता था, मगर मैं इसे रोकने की कोशिश नहीं करती थी। क्यों नहीं रोकती थी? इसका जवाब आपको कहानी में आगे मिलेगा। आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ और भाई को मेरे अंदर सबसे ज्यादा क्या पसंद था। पूरी कहानी जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे इसने मुझे सिर्फ अपनी उंगलियों से ही सुकून बख्शा। हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल थी। मैं सेकंड ईयर की तालिबा थी। उन दिनों गर्मियों की छुट्टियों का आगाज हो चुका था, इसलिए कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थीं। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकावट इतनी ज्यादा थी कि पूरा बदन अकड़ सा गया था। मैं बिस्तर पर लेटी सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सर की मालिश कर रही थी। तभी मेरी एक आह भरी आवाज सुनकर मेरा भाई आसिफ बंद कमरे में आ गया और कहने लगा, क्या हुआ बाजी, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, क्या बताऊं भाई, उम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां किया हुई सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजिम भी छठी पर है। मुझसे ये घर के काम नहीं होते। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूं। इसे पी लोगी तो सुकून मिलेगा। आसिफ की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। इसके बाद वो वापस दूध लेकर आया। इसे देखकर मुझे इस पर बहुत प्यार आया। सच में दुनिया में बहुत कम ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने इसे ढेर सारी दुआएं दें और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक तरफ रखा और लेट गई। आसिफ कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सर दबा देता हूं, तुम आराम से सो जाओ। वो मेरे सरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मुझे धीरे धीरे सुकून मिलने लगा और दर्द भी कम होने लगा। मैं आंखें मूंद कर सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही। मेरी आंख उम्मी की आवाज से खिली। मैं हड़बड़ा कर उठी। सर बुरी तरह बोझल हो रहा था। घड़ी पर नजर डाली तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि अबू ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। जैसे ही उठकर 2 कदम चली मुझे चक्कर आ गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगर दीवार का सहारा ना लिया होता तो यकीनन गिर जाती। फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा खाने की टेबल पर सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। आसिफ मुझे देखकर मेरी प्लेट में खाना डालने लगा। फिर उम्मी से कहने लगा, उम्मी अनु पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करे। अगर अनु नहीं आ रही तो इसकी जगह किसी और को रख ले। ये बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखें तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। उम्मी और अबू दोनों ही जॉब करते थे क्योंकि सिर्फ अबू की नौकरी से घर चलाना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे। इसलिए उम्मी भी इसी कंपनी में काम करती थी जहां अबू नौकरी करते थे। मैं और आसिफ कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मियों की वजह से छुट्टियां थीं, इसलिए हमें घर पर ही रहना पड़ रहा था। पिछले कुछ दिनों से आसिफ मेरे साथ कुछ ज्यादा ही जल गया था। जब से मेरी छुट्टियां हुई थीं वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सर दबाने लगता। मैं इसे मना करती, मगर वो कहता, नहीं तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी चुपचाप लेटी रहती। लेकिन एक रात जो कुछ हुआ इससे मेरे होश उड़ गए। क्या आसिफ कभी ऐसा कर सकता है? इस रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात को मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे बिस्तर के करीब आ रहा था। भले ही मैं सोने की कोशिश कर रही थी मगर मेरा दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। मैंने अचानक हड़बड़ाकर आंखें खोल दे। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने चारों तरफ देखा तो कमरे में कोई नहीं था, बस दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैं हमेशा सोने से पहले दरवाज़ा बंद करके सोती थी, फिर ये कैसे खेल सकता था? नींद भरी आंखों से उठकर मैंने दरवाजे को बंद किया और लॉक कर दिया। फिर पलटकर बिस्तर पर सोने चली गई। मेरी आंखें बंद होते ही एक बार फिर मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास बैठ रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रहा हो। डरते हुए मैंने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। घबराहट के मारे मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैंने फौरन उठकर कमरे की लाइट ऑन की। दरवाज़ा खोलकर बाहर भी देखा, मगर वहां भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था।
मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। इसी वक्त आसिफ भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आ गई और पीछे पीछे आसिफ भी आ गया। इसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने इसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मगर वो जिद करने लगा, मैं आपको अकेले किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, आप सो जाएं, मैं यहीं सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई। इसने तकिया उठाया और सोफे पर रख कर वहीं सो गया। इस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। इसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सोती रही। ये सब मुझे एक ख्वाब जैसा लग रहा था। अगले सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, मगर जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह इतनी गहरी नींद में नहीं सोई थी। आज मैं थोड़ी खुश भी महसूस कर रही थी, मगर उसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। मैंने इससे पूछा तो इसने कहा, मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूँ, जिसे आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटा कर जब मैं बैठी तो आसिफ तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, अनु बाजी अपने बाल खोल लीजिए, मैं आपके सर में मालिश कर देता हूँ। मुझे इसकी हरकतें अजीब लगने लगे। मैंने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मालिश की जरूरत नहीं है। मगर इसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों से कैचर उतारते हुए कहने लगा, आप नखरे मत किया करें, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मालिश करना चाहता है तो आपको क्या मसला हो सकता है। आ जाइए, मैं आपके सर की मालिश कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वो मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रख कर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वो मेरे सरहाने बैठकर मेरे बालों की मालिश करने लगा। आसिफ मुझसे 4 साल छोटा था, मगर मुझे नाम से ही बुलाता था। इसने कहा, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और मैं आपकी लाड उठाता रहूं। वो मेरे बालों की मालिश कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं धीरे धीरे नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। मैंने इससे पूछा, ये कौन सा तेल है? वो बोला, ये बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए। आपके जो इतने हुसैन बाल हैं ना, ये उन्हीं बालों के लिए बना है। इसकी बातें बहुत प्यारी थीं, हालांकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो किस लहजे में बात कर रहा है। बहरहाल मालिश के दौरान ही मैं गहरी नींद में खो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खिली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रखा गया हो। पूरे बदन में दर्द सरकने लगा था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। मेरी हालत अजीब थी। जब मैंने खुद पर गौर किया तो देखा कि मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। मेरे कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और कमरे में गर्मी थी। ये सब क्या हो रहा था? बड़ी मुश्किल से मैं बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी। ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने सोया नहीं बल्कि कोई भारी मेहनत वाला काम किया हो। बड़ी मुश्किल से चलकर मैं बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो लगा जैसे जिस्म पूरी तरह थकावट से चूर था। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और आसिफ के अलावा कोई नहीं था। फिर वो किससे बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक वो फुसफुसाहट रुक चुकी थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब मैंने बैठक से किसी को निकलते देखा। इसके हाथ में काफी पैसे थे जिन्हें देखकर वो मुस्कुरा रहा था। ये देखकर मेरे माथे पर बिल पड़ गए। अगले ही पल इसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर उसने कहा, अनु आप उठ गईं? और मैं उसकी तरफ धीरे धीरे चल कर गई। वो हड़बड़ाकर पैसों को अपनी पैंट की जेब में डालने लगा, मगर मैंने इसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर पूछा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो नजरें झुका चुका था। धीरे से कहने लगा, आप प्लीज अबू को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि इसने ये पैसे अबू को क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वो सहम गया। इसने कहा, ये पैसे तो अबू के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के तौर पर लौटाए थे। मैंने सोचा था कि उनसे मोबाइल खरीद लूंगा, मगर उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने इसे डांटते हुए कहा, हाँ तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर खराब हैं। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल खरीदने की बात कर रहे हो। वो शर्मिंदा हो गया।
इसी रात मैंने वो पैसे अबू को दे दिए। इस रात आसिफ मुझसे कोई बात नहीं कर सका और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब आसिफ अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं ये देखकर हैरान थी कि वो अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ले आया था। इस वक्त मैं दोपट्टा उतार कर बर्तन धो रही थी। जैसे ही वो सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने फौरन दोपट्टा ओढ़ लिया। मैंने इसे समझाने की कोशिश की, ये क्या तरीका है? तुम जानते हो इस वक्त उम्मी अबू घर पर नहीं है, फिर भी तुम उन लोगों को घर ले आए हो। आसिफ तनक कर बोला, ये मेरा घर है, जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा खाना तैयार करो, ये मेरे बहुत खास दोस्त हैं। वो मुझसे काफी नाराज लग रहा था, मगर अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना ही था। मैं इसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी। तभी वो बोला, खाना बनने भी तुम खुद ही आओगी? आसिफ का ये रवैया मुझे हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वो इतना कैसे बदल सकता था? मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि इसके दोस्त बार बार मुझे घूर रहे थे। वो सब आसिफ की उम्र से बड़े लग रहे थे और अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे, जैसे मुझे निगल ही जाएंगे। मैं डर कर अपने कमरे में चली गई और खुद को बंद कर लिया। जैसे ही वो गए, मैं आसिफ पर फट पड़ी। दोबारा तुम्हारे ये दोस्त इस घर में नजर नहीं आने चाहिए। मगर वो अगले ही पल मेरे गाल थाम कर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है? वो दोबारा नहीं आएंगे, मगर आप इस बारे में उम्मी अबू को कुछ नहीं बताएंगी। आसिफ के इस बर्ताव से मैं परेशान हो गई। वो कभी प्यार जताने लगता था तो कभी चौने। बहरहाल मैंने हामी भर दी और अपने कमरे में चली गई। मुझे आसिफ की हरकतें दिन बदन अजीब लगने लगी थीं। इस रोज भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने चौंक कर आंखें खोलीं तो देखा कि आसिफ मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मालिश कर रहा था। मैंने फौरन इसे ऐसा करने से मना किया, मगर वो कहने लगा, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। इस घर में एक मैं ही हूं जिसे आपकी इतनी फिक्र है। उम्मी अबू को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। मैं भी थक चुकी थी। आंखें बंद की और सोने लगी। आसिफ के हाथों की मालिश से मुझे नींद आ गई, मगर जब मेरी आंख खिली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मर्दाना परफ्यूम पड़ा था। ये सामान किसका था? मैं कुछ बोल नहीं सकी। मेरे सर में इतना तेज दर्द था कि मैं फिर से बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। पास में फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं, मगर कौन बोल रहा था ये मैं पहचान नहीं सकी। मुझे सिर्फ आसिफ की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खिली तो सारा मंजर मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा जहां पहले शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बहुत अजीब थी। मैं कोई बच्ची नहीं थी जो ये सब कुछ समझ न पाती। घर में मेरे और आसिफ के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा जिस्म पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा जिस्म दर्द से चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। दिन बदन आसिफ मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे थे। तबीयत भी काफी खराब रहने लगी थी। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि वो अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी ताकि पता चल सके कि मुझे क्या मसला है। इस रात में बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माँ बाप हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए। मुझे लगा शायद उन्हें मेरी परवाह नहीं थी। आखिरकार मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई। वहां अल्ट्रासाउंड से पता चला कि मैं हामिला हूं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। आखिर ये सब मेरे साथ कौन कर सकता था? आसिफ मेरा भाई था, मगर फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं इसे सगा भाई समझती हूँ, जबकि वो मेरा सौतेला भाई है। आसिफ मेरी माँ की दूसरी शादी से था, जबकि मैं उनकी पहली शादी की औलाद थी। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात मैं अपने माँ बाप को कैसे बताऊं। आसिफ जब भी मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींचने लगता। मैं पहले इन बातों को हल्के में लेती थी, मगर अब सब कुछ अलग नजर आ रहा था। एक दिन मैं अस्पताल गई और अबॉर्शन से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट किया जाए। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और जब मैंने इसे देखा तो मेरी सांसें थम गईं। जो मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। बच्चा आसिफ का नहीं था। मगर फिर सवाल उठा, ये किसका था? मैंने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। मुझे सच जाना था। कुछ दिनों बाद जब माँ बाप घर पर नहीं थे, आसिफ फिर मेरे पास आया। इसने मेरे सर की मालिश शुरू कर दी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ना सोऊं, मगर तेल में शायद कोई बेहोशी की दवा मिला दी गई थी।
जैसे ही मैं इस तेल को सूंघी बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद